Hello everyone. A very good evening to all of you friends. I hope you all are so well friends. Today we will discuss a very important topic which is related from MPSC 008 and your book name is State Politics in India. Okay? And welcome to Education with Rani Shukla friends. Today we will discuss chapter number 9. ठीक है? विच नेम इज़ विकास के मुद्दे और क्षेत्रीय विषमताएं। तो फ्रेंड्स आज हम ये डिस्कस करेंगे और इससे पहले हम लोगों ने MPSC 008 का लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4, ठीक है, लेसन नंबर 14, 15, 16 ये सारे चैप्टर्स जो हैं, लेसन नंबर 3 ये सारे लेसन जो हैं हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं फ्रेंड्स तो आप लोग वो सारी देख लीजिएगा, ठीक है। और लेसन नंबर 9 जो है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में बनाएंगे, ठीक है। तो आप अभी हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, इस लेसन के अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में इस लेसन से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ रखा है बहुत बार, वो ये है कि सतत विकास से आप क्या समझते हो। सतत विकास जो होता है उससे आप क्या समझते हो, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है या फिर टिकाऊ विकास जो होता है उससे आप क्या समझते हो। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा कि विकास के विविध अर्थों के अनुसार मुख्य विकासात्मक जो मुद्दे हैं उनके बारे में आप क्या समझते हो, या क्षेत्रीय विषमताएं जो हैं इनके विषय से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो तो आपका 3 से 4 बार आपके एग्ज़ाम में आ रखा है। तो उसके लिए मैं अभी इसके बाद ही वीडियो जो है वो एक अपलोड कर दूँगी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, वो भी आप देख लेना। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पहले विकास क्या है, ठीक है, विकास से आप क्या समझते हो, और उपनिवेशवाद जो था उसके टाइम पे जो विकास था उसकी क्या दशाएं थी, उसके बाद विकास की क्या दशाएं थी, ठीक है, विकास से क्या अभिप्राय है, और जिन देशों में विकास नहीं हुआ, विकासशील जो देश हैं उनकी क्या कंडीशन थी, और उनके जो विकासशील देश थे उनके अंदर उनको प्रोग्रेस करने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई, जो विकासशील देश थे उनका रीज़न क्या था कि वो विकसित नहीं हो पाए, ठीक है। और जो आपका इसमें एक इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पैक्स इकोनॉमिका। तो पैक्स इकोनॉमिका का क्या अर्थ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले अगर हम बात करें विकास की, तो आप सभी लोगों को पता है कि भाई विकास का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट, ठीक है। विकास के स्तर की अगर हम बात करें तो हम आम स्तर पर भी इसका जो शब्द का जो प्रयोग है वो हमेशा देखते रहते हैं और हमेशा इसका प्रयोग करते भी रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें साम्राज्यवाद के टाइम की, तो साम्राज्यवाद के युग में विकास का क्या अर्थ था। साम्राज्यवाद के युग में विकास का अर्थ था अपने उद्योग धंधे व उत्तरावृत्ति उपनिवेशीकरण हेतु तैयार माल, और जो अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं हम, यानी कि अगर हम औद्योगिकरण की बात करते हो, अगर तो औद्योगिकरण में क्या होता है, इंडस्ट्री, अगर आपको उद्योग की स्थापना करनी है तो आपको क्या चाहिए, तैयार माल चाहिए, ठीक है। और तैयार माल के लिए आप क्या करते हो, बाज़ार की खोज, क्योंकि अगर आप माल बना लेते हो कच्चे माल का प्रयोग करके, तैयार माल बना लेते हो तो वो जो माल है उसको बेचना है, तो बेचने के लिए क्या चाहिए आपको, बाज़ार। तो बाज़ार की खोज करने के लिए क्या किया गया, नए नए कार्य जो हैं, नए नए कार्य क्षेत्र जो हैं, इन सभी चीज़ों का, इन कार्य क्षेत्रों का पता लगाया गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें विकास की, तो विकास को हम दो पार्ट्स में, अगर हमें इसे पढ़ना है विकास को, तो विकास को हम दो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। एक तो है हमारा साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब नहीं हुआ था उससे पहले क्या कंडीशन थी, उससे पहले विकास का जो स्तर था वो कैसा था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब स्थिति जो थी, जो डेवलपमेंट जो था वो बिल्कुल डाउन हो गया था, जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई थी, आर्थिक मंदी की स्थिति जब आ गई थी, तो विकास का जो स्तर था वो बिल्कुल डाउन ही हो गया था। और उसके बाद जब विकास का जो स्तर था, तो विकासशील देशों में और विकास के स्तर को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई, ठीक है, कौन कौन से कार्य किए गए, ये सारी चीज़ें जो हैं हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भाई विकास जो था, विकास की अवधारणा के अंतर्गत विकास को डेवलपमेंट करने के लिए विकास का एक आयाम जो था वो अपनाया गया विकसित देश के अंतर्गत। अब ये आयाम जो था इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंदर ये पता लगाया गया कि भाई विकसित देश जो हैं वो कौन कौन है, और कौन कौन से देश ऐसे हैं जो विकसित नहीं है, जो अभी विकासशील है, जिनका विकास हमें करना है, जहाँ पर हमें अधिक ध्यान देना है। तो इसका पता करने के लिए क्या किया गया, इसका पता करने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया, और उस समिति ने क्या किया,
उस समिति ने विविध प्रकार के आंकड़े जो थे उसको एकत्रित किया ताकि पता लगाया जा सके कि विकासशील जो देश हैं उनका स्तर क्या है और वो उनका जो लेवल है वो क्या है, और विकासशीलता का कारण क्या है, क्या रीज़न है कि भाई वो जो देश है वो विकासशील रह गए। इतनी सारी जब विकास की जो नीतियाँ अपनाई गई ताकि जो विकास हो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जो विकास का जो स्तर था वो बहुत ज़्यादा डाउन था, तो उसको प्रोग्रेस करने के लिए विविध प्रकार की नीतियाँ जो थी वो अपनाई गई। और वर्ल्ड बैंक है आपका, IMF है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो संस्थाएं हैं, ब्रिटेन वुड संस्था है, इन सारी चीज़ों की स्थापना की गई ताकि जो विकास का जो स्तर है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, विविध प्रकार के उद्योग धंधे, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब की स्थापना की गई ताकि जो रोजगार का स्तर है, एजुकेशन का जो लेवल है, एम्प्लॉयमेंट है, इन सारी चीज़ों को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो अब जो समिति जो थी उसका निर्माण किया गया ताकि वो पता लगा सके कि विकसित देश कितने हैं और विकासशील देश कितने हैं, स्टैंडर्ड जो है, जो इकोनॉमिक लेवल है, उन सारी चीज़ों का पता लगा सके और ये भी पता लगा सके कि जो देश विकासशील है वो क्यों है, उसका रीज़न क्या है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हमने ये पता, जो कमेटी थी उसने क्या किया, कमेटी ने जो डाटा कलेक्शन था उसका कार्य किसका था, डाटा कलेक्शन का जो कार्य था वो था आपका कमेटी का। ठीक है, कमेटी ने क्या किया, कमेटी जो थी उसने समिति जो थी, वो समिति को ही कहते हैं हम कमेटी, तो कमेटी ने क्या किया, डाटा जो था उसको कलेक्ट किया। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जो डाटा कलेक्ट किया तो क्या पता चला उस डाटा से, उससे पता चला कि जो देश है जिसका जो निम्न स्तर है वो निम्न स्तर होने का क्या कारण है, जो विकासशील देश हैं उनका क्या कारण है कि जो उनकी स्थिति है वो बिल्कुल ही निम्न स्तर की है। तो उन्होंने क्या किया, उस कमेटी ने निम्न स्तर बताए, उसका रीज़न क्या था, एक तो ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोज़गार ही नहीं था लोगों के पास। ठीक है, अगर रोज़गार नहीं है तो लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और अगर जब वो खाने पीने के लिए उनके पास पैसे नहीं है तो वो बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अन एजुकेशन तो होगा ही, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। जब देश में रोज़गार ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो इकोनॉमिक लेवल है, जो GDP है, उसका स्टैंडर्ड भी लो होगा। और जब अगर रोज़गार नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी होगी, आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब ये सारे जो रीज़न थे, कौन कौन से थे, शासन और कानून की खराब व्यवस्था भी थी, साथ के साथ में यहाँ पे बौद्धिक समृद्धि जो थी और उद्यमशीलता जो थी, इसके कारण क्या हुआ, निर्धन देश जो थे वो अपनी इच्छा का प्रत्यक्ष अभाव देखने को मिलता है उनके अंतर्गत। ठीक है, विकास आदि के लिए क्या हुआ, असत्कारशील संस्कृति जो थी और विकासशील देश जो थे, इसके जो निम्न स्तर हैं, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, इसके कारक हैं जो इस सभी इसके इन सारे जो चीज़ें, विकासशील का जो स्तर है, विकासशीलता का जो स्तर है, इन सारी चीज़ों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब इस समिति ने क्या किया, इस समिति ने विकसित देशों का मार्गदर्शक नक्शा भी खींचा, है ना, नक्शा बनाया, क्यों बनाया, ताकि जो है विकास, अब यहाँ पे इस समिति को ये समझ आ गया कि भाई विकास जो है ना उसका पाश्चात्य मार्ग से ही विकास जो है, शेष विश्व के लिए हम सिर्फ एक ये रास्ता नहीं अपना सकते। ठीक है, तो उसने क्या किया, इस समिति ने क्या किया, शांति हेतु विकास पर जोर दिया, और उसने क्या किया, समिति ने वास्तविकता में कहा कि जहाँ भी निर्धन देश है ना, वहाँ पर उसका संबंध क्या है, शांति और विकास का अर्थ है। और शांति और विकास से आप क्या समझते हो, इससे अभिप्राय है आपका आधिपत्यकरण और धर्मांतरीकरण। ठीक है, तो अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएजुकेशन है, ये सारी चीज़ें क्या अफेक्ट करेंगी, ये सारी चीज़ें आपके समाज पर अफेक्ट करेंगी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सारे स्तरों पर अफेक्ट करेगी, इन सारी चीज़ों को प्रभावित करेगी। ठीक है, अगर इकोनॉमिक लेवल डाउन है तो जाहिर सी बात है कि जो समाज की स्थिति है वो भी दयनीय होगी, कंडीशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा लो होगी। तो पाश्चात्य युग में क्या कहा गया, पाश्चात्य युग में इसके लिए ये कहा गया कि इसके बाद इन्होंने ये सोचा कि पाश्चात्य मार्ग जो है वो सिर्फ एक शेष विश्व के लिए एकमात्र रास्ता है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, विकास के लिए अन्य प्रकार के जो स्तर हैं, अन्य प्रकार की जो नीतियां हैं वो भी अपनाई। शांति और विकास के बाद इन लोगों को समझ आ गया कि जो निर्धन देश है वहाँ पर उसका संबंध क्या है, शांति और विकास का आधिपत्यकरण और धर्मांतरीकरण। तो अब इसके पश्चात इन लोगों ने क्या किया, इसकी जो कंडीशन थी वो इन लोगों ने क्या की, ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया, इन्होंने विकास जो है वो अपने आप में व्यापार और निर्यात के लिए उपभोज्य वस्तु जो है वो बन गया। ठीक है, और फिर इन लोगों ने क्या किया, इसके अपरिहार्य रूप में क्या होने लग गया, वॉर होने लग गया, युद्ध होने लग गया। ठीक है, अब इस युद्ध के कारण क्या हुआ, हम जो विश्व है, जो वर्ल्ड है, उसके अगर हम एक्सपीरियंसेस देखें तो जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव है वो हमें ये बताते हैं कि जब भी विकास जो है वो अन्य देश की जो संस्कृति में ले जाकर करते हैं ना, तो वहाँ की जो जनता है उसका जो, अगर हम अन्यत्र भाव देखें तो वहाँ पे हमें विविध प्रकार की जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिलती है कि विकास के लिए वो क्या करते हैं, छल कपट, है ना,
चोरी चकारी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें देखने के लिए मिलती है। दुराचार जो है, सामाजिक यंत्र विद्या है, ये सारे जो रीज़न है वो देखने के लिए मिलते हैं। और वैसे भी आप भी देखते हो कि जो लोग हैं वो विकास अगर करते तो वो क्या करते हैं, वो विकास के लिए घपलेबाजी करने लग जाते हैं ना। वो चाहते हैं कि विकास जो है वो जल्दी जल्दी हो, भले ही उसको लिए उनको गलत कार्य भी करना पड़े। ठीक है। तो विकास जो है वो आंतरिक गतिकता की उपेक्षा करता है और बाहरी मांग को पूरा करने के लिए बहिर्जातीय जो बल है उसके माध्यम को नियंत्रित करने लग जाता है। ठीक है। तो अब जैसे कि ये जो कच्चा माल है वो तो यहाँ से ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ की जो श्रमिक है वो भी इन लोगों को यहाँ से मिल जाते हैं, है ना। जो श्रमिक है, क्योंकि इंडिया में जो श्रमिक है वो मतलब सस्ते दामों पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो बाहरी देश है वो क्या करते हैं, वो काम कराने के लिए श्रमिक यहाँ से ले लेते हैं, कच्चा माल भी यहाँ से ले लेते हैं। और जब उसको तैयार कर लेते हैं और जब उसको बेचते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा मतलब टैक्स लगा देते हैं, है ना। पेटेंट कर देते हैं वहाँ की वस्तुओं पर पेटेंट कर देते हैं, एकाधिकार उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं। और उन तैयार मालों को क्या करती है, उन तैयार मालों को जो उचित उसकी लागत होती है उससे कई अधिक दामों पर बेचती है। तो ऐसा करने से क्या होता है, वो डेवलपमेंट उन लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो तैयार माल, जो कच्चा माल है हमारा जो जो बेचता है वो क्या होता है, जो कच्चा माल जो बेचता है वही विकासशील रह जाता है। और जो उससे लेकर के तैयार माल उत्पाद करता है वो क्या हो जाता है, वो विकसित होता जाता है। ठीक है। तो वही बाहरी मांगों को पूरा करने के लिए क्या होता है, बहिर्जातीय बल जो है इसके माध्यम से नियंत्रित होने लग जाता है। अब अगर हम बात करें कि जो पैक्स इकोनॉमिका है ये क्या है। ठीक है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण जो है और जो भौतिक पर्यावरण है इसके संबंधों को समाप्त करने के लिए कभी भी दबाव नहीं डाला गया। ठीक है। लेकिन भविष्य में मनुष्य और पर्यावरण के मध्य संबंध जो है इसके माध्यम से क्या किया गया, विकास का अभिप्राय क्या लगाएगा, विकास का अभिप्राय लगाएगा आपका पैक्स इकोनॉमी का। जो पैक्स इकोनॉमी का था ये क्या था, ये जो पैक्स इकोनॉमी का था ना, ये धन संपदा के मध्य अभाव संस्कृति जो थी इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत मौलिक प्रावधान की एक अवधारणा थी। ठीक है। इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि पर्यावरण के मध्य प्रौद्योगिकी और जो विपणन था इसके जो संबंध थे वो कुशल होते चले गए। ठीक है। शाश्वत का अर्थ क्या है, इसका अर्थ पैक्स इकोनॉमी का जो है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है आपका शांति। और अगर हम इस शांति का उल्टा करें तो क्या होगा, पीस होगा। या तो देश में दो ही स्थिति होती है, या तो पीस की स्थिति होगी या फिर आपकी वॉर की स्थिति होगी। तो जो पैक्स इकोनॉमी का था उसका मतलब था आपका शांति की स्थिति। और अगर हम इसको पलट दें तो इसका मतलब होता है वॉर की स्थिति। ठीक है। इसे पलट दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, वॉर की स्थिति। ठीक है। यानी कि पैक्स अमेरिकाना जो था वो युद्ध शांति, जो पैक्स अमेरिकाना था इसका अभिप्राय क्या था, इसका अभिप्राय था विकासात्मक विचारधारा जो है इसकी पहचान की जाए। और इसकी पहचान के लिए क्या किया गया, इसकी पहचान के लिए आपका IMF है ना, वर्ल्ड बैंक है, फिर आपका ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं हैं, इन सारी चीज़ों को अपनाया गया ताकि जो विकास है उसको किया जा सके। अब जैसे मान लो कि जैसे जो मजदूर किसान है, ठीक है, अगर उससे खेती करनी है, अगर उसको अपनी फसल को मतलब फसल को और डेवलप करना है तो वो क्या कर सकता है, बैंक से ऋण ले सकता है अगर उसके पास पैसे नहीं है। अगर एजुकेशन का स्तर जो है वो डेवलप नहीं है तो एजुकेशन के लिए लोन ले सकता है। तो इसके लिए विविध प्रकार के प्रावधान किए गए ताकि जो कंडीशन है उसको उसको जो है वो क्या किया जा सके, उसको सुधारा जा सके, जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है। अब ये जो पश्चिमी शक्तियाँ थी इन्होंने क्या किया, इन्होंने शीत युद्ध के अंतर्गत दृढ़ स्थिति में धीरे धीरे मतलब ये पहुँचती रही। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुनिया भर में शांति और विकास हेतु जो ये सब जो चीज़ें की ना, जो इस सफलता का ये जो दिखावा किया इन्होंने, इस पर बहुत सारे सिद्धांतवादी जो थे उन्होंने क्या किया, वो सामने आए। ठीक है। और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने अमेरिकाना मतलब ये तो इकोनॉमिक्स जो था आपका, मैंने आपको बताया जो पैक्स अमेरिकाना जो था और जो पैक्स इकोनॉमी का था। जो पैक्स इकोनॉमी का था उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था आपका शांति। और अगर हम शांति को पलट दें तो उसका मतलब क्या हो जाता है आपका पैक्स अमेरिकाना। पैक्स इकोनॉमिका का मतलब शांति और पैक्स अमेरिकाना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका वॉर की स्थिति। ठीक है। और जो पैक्स अमेरिकाना थी उसकी धारणा क्या थी, वो धन संपदा के मध्य अभाव संस्कृति को फैला करके मौलिक धारणा जो थी उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। वहीं जो पैक्स अमेरिकाना थे इसके अंतर्गत किस बात पर बात की, इसके अंदर विकासात्मक विचारधारा की पहचान पर बल दिया गया था। ठीक है, यही चीज़ थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके जो विविध विविध प्रकार के जो परिवर्तन थे, अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था थी उसके महत्वपूर्ण अभिलक्षण क्या हैं, सतत विकास क्या है, और आपकी जो ह्यूमन राइट जो डेवलपमेंट की रिपोर्ट जो थी, मानव विकास रिपोर्ट जो थी आपकी
सॉरी ह्यूमन राइट कह रही हूँ मैं, आपकी HRD की जो रिपोर्ट थी, राष्ट्रीय मानक विकास रिपोर्ट जो थी आपकी 2001, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कही गई, इसके अंदर क्या कहा गया, और जो आपका सतत विकास था जिसके अंदर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, जिसके अंदर ये कहा गया कि हमें चीज़ों को उतना ही यूज़ करना चाहिए ताकि वो हमारे आगे के लिए संसाधन जो है वो रहे। हमें संसाधनों का सीमित यूज़ करना चाहिए, टिकाऊ तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि जो वस्तु है वो लंबे समय तक रहे। अगर हम उसका इस अंधाधुंध तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको वो चीज़ जो है वो यूज़ करने के लिए भी नहीं मिलेगी। ठीक है। और इस सतत विकास के लिए विविध प्रकार की नीतियाँ कौन कौन सी अपनाई गई, ठीक है, कौन कौन से रिवॉल्यूशन किए गए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्षेत्रीय विषमताएँ क्या हैं और इसके क्या क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं। फिर आपकी मानव विकास सूचकांक जो थी, इसके अंदर जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशंस आप लोगों के साथ अपडेट होते रहें। और फ्रेंड्स, आप लोगों का कल एग्ज़ाम है, इसके लिए मैंने ये वीडियो आज ही डाली है, वरना मैं कल ही डालती। तो नेक्स्ट पार्ट भी मैं कोशिश करूँगी कि आज रात तक अपलोड हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम फ्रेंड्स। आई विश आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे and best of luck for your exam once again. Thank you friends, take care.